दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको कुलदीप बिश्नोई जी का नाम याद है? कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस से अलग हटके और एक पार्टी बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजका। और वो भजनलाल जी के लड़के थे। जब 2005 में भजनलाल जी को सीएम नहीं बनाया गया तो भजनलाल जी नाराज हो गए और कुलदीप बिश्नोई जी भी नाराज थे, तो उन्होंने 2009 के इलेक्शन से पहले ही अपनी अलग पार्टी बना ली थी और कांग्रेस से अलग हो गए थे। अब तो नई नई पार्टी थी, कुछ भजनलाल जी का प्रभाव था, तो उसी 2009 के चुनाव में हजका के 6 विधायक जीत गए, जिसमें एक खुद कुलदीप बिश्नोई जी थे और 5 विधायक और थे। और 2009 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 40 सीट और उसका बहुमत नहीं आया था और इनेलो को मिली थी 31 सीट। तो कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 6 सीटों की जरूरत थी और 6 थी हजका के पास। तो कुलदीप जी ने सोचा, कुलदीप बिश्नोई जी ने, कि वे तो किंग मेकर हो गए, कांग्रेस को उनके समर्थन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, इनेलो उनको समर्थन देगी नहीं, तो वे जाएंगे कहाँ? तो वो जितने भी मलाईदार पद थे ना, इन्हें बड़े बड़े विभाग थे, कुलदीप बिश्नोई जी ने उनकी डिमांड कर दी। अब अगर सारे कुलदीप बिश्नोई जी को दे दिए जाते और 6 उनके विधायक हैं, तो बाकी जो 40 विधायक थे कांग्रेस के, उनको क्या देते पार्टी? तो उन्होंने मना कर दिया, मतलब लटका दिया भूपेंद्र हुड्डा जी ने। तो ये मामला थोड़ा सा लंबा चल गया दोस्तों। तो लंबा चलने से चुपचाप जो भूपेंद्र हुड्डा जी थे ना, उन्होंने हजका के 5 विधायक थे ना, वो खिसका लिए और वो कांग्रेस में शामिल कर लिए। और कांग्रेस में शामिल करते ही अपनी सरकार बना ली और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और सरकार चल पड़ी। अब 6 विधायक तो टोटल थे, उसमें से 5 चले गए, तो अकेले रह गए कुलदीप बिश्नोई जी। कुलदीप बिश्नोई जी ने विधानसभा के स्पीकर को इस चीज की शिकायत की। तो विधानसभा के स्पीकर को शिकायत की, तो उन्होंने मामले को लटका दिया लगभग 3 साल तक। और जब ये 3 साल हो गए, जब ज्यादा शोर शराबा किया और मीडिया में भी थोड़ा वो आने लगा, जो स्पीकर थे उन्होंने निर्णय दे दिया कि ये जो विधायक हैं, ये विधायक नहीं है, ये पूरी की पूरी हजका पार्टी आई है, तो ये पार्टी का विलय है, विधायकों का विलय नहीं है। और इस तरह इनकी जो विधायक की जो सीट है वो निरस्त नहीं की जा सकती, अर्थात इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता और ये विधायक है ना बने रहेंगे। तो उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी चले गए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में भी मामला 2 साल तक लटक गया। और जब हाई कोर्ट का फैसला आया, तो उस टाइम 2014 के चुनाव डिक्लेयर हो चुके थे। यानी फैसला तो आ गया कि उनकी जो विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द होगी, लेकिन उस सदस्यता रद्द होने का फायदा क्या, क्योंकि 2024 के 14 के जो चुनाव थे वो डिक्लेयर हो ही चुके थे। अब चाहे उनकी विधायकी रहो या मत रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे दोस्तों, एक ये मामला नहीं है, ऐसे बहुत से मामले हैं कि जब कोई किसी की वोट में शिकायत करता है, वोटिंग के मामले में जब उसको कोई गड़बड़ मिलती है और उसको ये लगता है कि उसके साथ हेरा फेरी की गई या वो उसको जानबूझ के हराया गया है, तो वो अमूमन कोर्ट में जाता है और फैसला आता तो है उसके पक्ष में, लेकिन हर बार उस फैसले में कम से कम 5 साल लगते हैं और फिर उस फैसले का कोई भी अहमियत नहीं रहती। तो दोस्तों, अब बात आती है आरती राव जी के मामले की। अब आप सोच रहे होंगे कि आरती राव जी के मामले में कुलदीप बिश्नोई जी कहाँ से आ गए, तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कुलदीप बिश्नोई जी के मामले को मैं बीच में क्यों लेके आया। आज दोस्तों कोर्ट में आरती राव जी के केस की तारीख है, उन्होंने जवाब दाखिल करना है और वो है उनकी सीट के ऊपर अटेली से वो जो विधायक बनी है। तो उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो बसपा के और इनेलो के कंबाइंड प्रत्याशी थे अतरलाल जी। तो अतरलाल जी एक मजबूत प्रत्याशी थे और वो आरती राव जी है ना, वो सिर्फ 2 या 2,500 वोटों से जीती। और उस 2-2,500 वोटों में भी लास्ट के जो 3 राउंड थे ना, उन तक आरती राव जी पीछे थी और 3 राउंड में एकदम से वो विजय डिक्लेयर कर दी। और उसी चीज के ऊपर अतरलाल जी ने कंप्लेंट की है, मतलब उसमें शिकायत दर्ज की है, हाई कोर्ट मामले को लेके गए हैं। उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि आखिरी के 3 राउंड है वो सिर्फ 2 मिनट में गिन लिए गए, जबकि बाकी के जो 9 राउंड या 10 राउंड जीतने थे उनमें हर राउंड में आधा घंटा लगा, तो ये गड़बड़ थी। दूसरा फिर ये था कि उस टाइम उस 2 मिनट के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको बंद कर दिया गया, उनकी फुटेज नहीं है, मिली ही नहीं। दूसरा फिर ये कि उन्होंने शिकायत की तो उनकी शिकायत की सुनवाई नहीं हुई और जल्दी से फटाफट आरती राव जी को विजेता घोषित कर दिया और एक तरह से घपला किया है। तो ये मामला दोस्तों अभी अक्टूबर में ही तो चुनाव हुए थे, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। और जो आज तारीख है
उसमें कोर्ट को ये दिखाई दे रहा है कि ये जो आरोप हैं इनमें प्रथम दृष्टया ये आरोप ठीक है, और आरती राव जी का आज जो जवाब होगा उसी की बेस पे और इन सबूतों को देखते हुए फैसला आ जाएगा, और मुझे लगता है कि वो फैसला बहुत जल्दी आएगा। अगर वो फैसला आता है आरती राव जी के पक्ष में फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर वो आता है आरती राव जी के विरोध में तो उसमें फिर आरती राव जी का ये मंत्री पद तो जाएगा ही जाएगा, इनकी विधायक की जो सीट है वो भी इनकी खत्म हो जाएगी, ये विधायक भी नहीं रह पाएंगे, जब विधायक ही नहीं रह पाएंगे तो फिर ये जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कैसे रहेंगे, मंत्री पद भी खत्म हो जाएगा अपने आप। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मंत्री पद खत्म हो गया तो वो पंचकुला में जो उनका घर था जिसमें 11 विधायकों को आरती राव जी ने और इंद्रजीत जी ने डबल तड़के की जो दाल खिलाई थी और उसमें गहन चर्चा जो हुई थी राजनीति पर, वो घर भी चला जाएगा, कहने का तात्पर्य ये। खैर चलो दोस्तों, तो लेकिन ये है कि अब फिर कुलदीप बिश्नोई जी की एक बार चर्चा करेंगे कि उस केस में दोस्तों फैसला आया था 5 साल के बाद, और इस केस में फैसला आ जाएगा 1 साल से पहले ही, जल्दी फैसला आ जाएगा। और वो पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है ये निर्भर करता है आरती राव जी और राव इंद्रजीत जी के व्यवहार के प्रति। अब मुझे लगता है, ये मेरा आकलन है, इसमें मैं हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आरती राव जी और इंद्रजीत जी चुपचाप रहते हैं, वो बगैर कोई शोर शराबा किए या चैलेंज दिए या ललकारे या फिर डिनर डिप्लोमेसी किए बगैर अगर वो रहते हैं तो फैसला की तारीख बढ़ती जाएगी और अगले 4 साल तक और तारीखें बढ़ती जाएंगी, मेरा अपना वो अनुमान है। लेकिन अगर वो इसी तरह चैलेंज देते रहे, डिनर डिप्लोमेसी करते रहे और अपनी ताकत दिखाते रहे तो मुझे लगता है कि वो शायद अगली तारीख के ऊपर आरती राव जी का जो विधायक का मामला है वो खतरे में पड़ सकता है। कहने का मतलब है ये। लेकिन दोस्तों कुलदीप बिश्नोई जी ने ये गलती की थी कि उन्होंने ये सोचा था कि भूपेंद्र हुड्डा जी जा कहाँ सकते हैं, मेरी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब यही सोच है राव इंद्रजीत जी की, वो ये सोचते हैं कि मैं दक्षिण हरियाणा का इतना बड़ा लीडर हूँ और इतने ज्यादा मेरे समर्थक है, अहिरवाल के ऊपर मेरी पकड़ है, तो बीजेपी मेरे से अलग जा कैसे सकती है, मैं तो बीजेपी की पार्टी को 2 मिनट में तोड़ दूंगा, उसको जो अपने समर्थन वापस ले लूंगा। तो ये मुगालता कुलदीप बिश्नोई जी को भी हुआ था और मुझे लगता है ये मुगालता राव इंद्रजीत जी को भी हो चुका है। और राव इंद्रजीत जी इसीलिए बार बार पिछले रेवाड़ी की जो रैली हुई थी जिसमें नायब सैनी जी आए थे उसमें उन्होंने खुल के चैलेंज दे के कहा था कि समर्थन हमारा, वोट हमारी, और हमारे ही काम नहीं हो रहे, हमारे समर्थन से बीजेपी की सरकार बनी हुई है। और साथ ही उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर भी मतलब अटैक किया था जिसका जवाब दिया था नायब सिंह सैनी जी ने। और एक कदम और आगे बढ़ते हुए फिर सरकार को उन्होंने चैलेंज करते हुए अपनी ताकत दिखाते हुए उन्होंने डिनर का आयोजन किया था और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। और इससे भी ज्यादा लेटेस्ट एक अब फिर राव इंद्रजीत जी ने भी ये कहा है कि हमारे समर्थन से ही सरकार चल रही है। और जो आरती राव जी का भी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये कह रही है कि अब की बार तो बीजेपी सरकार जीतनी ही नहीं थी, अब की बार तो हमने ये सोचा कि हम जिता सकते हैं बीजेपी को, और हमारी सोच के कारण ही हमने उनको समर्थन दिया और हमारी सोच के कारण बीजेपी सरकार में आई। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सिंह सैनी जी या फिर नरेंद्र मोदी जी की रणनीति, अमित शाह जी की रणनीति, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, इनके प्रयासों की कोई वो नहीं था, जो कुछ भी थे राव इंद्रजीत जी थे। तो इसी चीज का जवाब अब राव इंद्रजीत जी को भी, आरती राव जी को भी इस कोर्ट के माध्यम से मिल जाएगा। अगर कल जो भी वो करते हैं जवाब देती हैं, जवाब तो खैर उन्होंने जो भी देना अपने हिसाब से देना है, वकीलों से पूछ लिया होगा, लेकिन जो फैसला है ना वो मैं लगता हूँ कि इस तरह, मुझे लगता है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो अमूमन पार्टियां अपने पक्ष में करवा ही लेती है इधर उधर कर करा के ना। और अगर वो अपने पक्ष में पार्टी करवाते हैं तो उसका एक ही पक्ष होगा कि आरती राव जी के पक्ष में करना है या विपक्ष में करना, और वो कंप्लीटली सौदेबाजी करेंगे कि अब उनकी ये हैसियत ही नहीं रहेगी कि वो उससे बगावत कर सकें या फिर उन और कोई अपनी वो चैलेंज दे सकें या इस तरह का और कोई कार्य कर सकें। अगर उन्होंने फिर भी एक, मेरे हिसाब से अगर एक डायलॉग भी आगे बीजेपी के खिलाफ बोला या अपनी ताकत दिखाने का या ये कहने की कोशिश की कि हम जवाब देते हैं, सामने से जवाब देते हैं, हम किसी से डरते नहीं, इस तरह की डायलॉग बाजी अगर उन्होंने की
तो मुझे लगता है कि अगली तारीख के अंदर, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी, उसमें आरती राव जी की जो विधायक की जो सीट है वो खत्म हो जाएगी। और साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि राव इंद्रजीत जी का भी पद वापस लेने की प्लानिंग चल रही है मोदी जी द्वारा। और अगर ऐसा होता है तो राव इंद्रजीत जी का भी पद जा सकता है, आरती राव जी का भी जा सकता है। और उसके बाद फिर अगर वो करना चाहें, खेलना चाहें, किसी भी तरह खेल सकते हैं, चाहे वो अगले उसमें पार्टी बना लें या अपने समर्थकों को और वो कर लें, दबाव देकर बना लें या कुछ भी कर लें, लेकिन वो इस कम से कम बीजेपी की इस सरकार के अंदर तो मुझे लगता है कि आरती राव जी के और राव इंद्रजीत जी के दिन है वो पूरे हो चुके हैं। और अगर वो चुपचाप अपनी राजनीति करते हैं और अगर अपने मंत्री पद को एंजॉय करना चाहते हैं तो उन्हें चुप रहना ही रहना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि बीजेपी में उनके दिन पूरे हो चुके हैं दोस्तों, और वो बीजेपी से बहुत जल्दी टाटा बाय बाय करने वाले हैं। ये मेरा अपना आकलन है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण है, मेरा ये आकलन है, ये पसंद आया होगा, ठीक लगा होगा। अगर आपको ठीक लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये आकलन है गलत है, तो भी मैं चाहूँगा कि आप मेरा कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। इसके साथ ही एक निवेदन मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इसी तरह के जो आकलन है, विश्लेषण है या विवेचना है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हों या सामाजिक मुद्दे हों, आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।